नमस्कार। जी के कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो हड़प्पा सभ्यता पर अंतिम वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम बना चुके हैं और इस वीडियो सहित आपको हड़प्पा सभ्यता से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर आद्य ऐतिहासिक? उत्तर ऐतिहासिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप हमेशा आद्य ऐतिहासिक युग से ही संबंध याद रखेंगे, क्योंकि इस युग में लिपि तो थी, यानी कि लेखन कला प्रचलन में थी, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लेखन कला प्रचलन में थी परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे किस श्रेणी में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग में इसे रखा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आपसे अगर धातु के संबंध में पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, आपसे इसकी समयावधि पूछ दी जाए तो मैं बता चुका हूँ कि कार्बन विधि के द्वारा जो समय अवधि निर्धारित की गई है वो ये है 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, तो ये हम आपको बता चुके हैं नगर नियोजन के बारे में, तो ये सही है। जबकि देखिए, ये जो शहरी जीवन था, और अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की तो ये ग्रामीण जीवन था, है ना, ग्रामीण पद्धति थी, तो ये ग्रामीण संस्कृति थी। अगर हम इसकी बात करें दूसरे ऑप्शन में कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो इनके पास लिपि थी। ठीक है, लेकिन हालांकि इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसी कोई भी लिपि नहीं पाई गई। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि यहाँ तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, और ये लोग जो थे ये शायद बहुत कम युद्ध लड़ा करते होंगे, इसलिए इन पे रक्षा शास्त्रों की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। हालांकि वैदिक सभ्यता की बात करें तो इनमें युद्धों का काफ़ी प्रचलन था, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें मिली हैं और लोहे का प्रयोग भी होने लगा था उस समय तक, इसलिए वैदिक सभ्यता इससे अलग थी। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए और बी में दिया गया है। इन दोनों की अगर हम सम्मिलित रूप से बात करें तो ये है कि जो लिपि मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए ये हमारी वर्तमान जानकारी तक कोई भी अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराते हैं। अगर हम वहीं पुरातात्विक की बात करें, पुरातात्विक खुदाई से, तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जितनी भी जानकारी हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में मिली है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिली है। हालांकि उनमें मुहरें भी हैं, मुहरों में चित्र बने हुए हैं, ये सब हैं, लेकिन ये मुहरों की बात कर रहे हैं, पर मुहरों पर अंकित लेख की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए, जो भारत में चांदी की जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा के लोग जो थे वो जो राजस्थान की एक खदान है या खान है, जिसे आप जैसे भी समझ सकें, कौन सी? जवार। ठीक है, कौन सी? जवार। ये चांदी के लिए फेमस है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इसी खान से ये चांदी को लाया करते थे और इसका यूज किया करते थे। अगर हम बात करें हड़प्पा के लोग थे वो किस किस चीज़ में प्रथम थे, तो देखिए आप ये याद रखेंगे, हमेशा आपसे पूछा जाएगा। पहला है चांदी में प्रथम थे। ठीक है, चांदी के सबसे पहले साक्ष्य किसके रूप में मिलते हैं? हड़प्पा के लोगों के। ठीक है, अगर दूसरी बात करें कपास, ठीक है, सबसे पहले कपास किसने उत्पन्न किया था या पैदा किया था? तो वो हड़प्पा वासियों ने। ठीक है, इसके बाद में आपसे बात करें मूर्ति पूजा के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा वासियों के। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है पूछा है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें चन्नू दड़ो की, तो चन्नू दड़ो जो है ये कहाँ पर स्थित है? चन्नू दड़ो सिंध प्रांत में। कहाँ पर? सिंध प्रांत में।
सिंध प्रांत में, ठीक है। और अगर बात करें कि ये सिंध प्रांत है कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अगर वहीं हम इसकी बात करें कोट दीजी की बात करें तो ये भी सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। तो आप ये याद रखेंगे कि ये दोनों के दोनों ही स्थान वर्तमान पाकिस्तान में हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोहगोरा की अगर बात करते हैं तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अगर हम देसलपुर की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहाँ पर, कच्छ गुजरात, ठीक है, कच्छ गुजरात में स्थित है। आप ये याद रखेंगे। तो देखिए जो ये चन्नू दड़ो है, ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। कोट दीजी हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। देसलपुर हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। लेकिन जो सोहगोरा उत्तर प्रदेश है, ये सोहगोरा उत्तर प्रदेश है, ये मौर्यकालीन है। कौन सा है, मौर्यकालीन है, क्योंकि यहाँ से एक अभिलेख मिला है जिसे सोहगोरा अभिलेख कहते हैं। ये मौर्यों के संबंध रखता है, मौर्यों से संबंध रखता है। तो आप इतना याद रखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेषों से अवशेष प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे बात की थी एक बार कि जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हुआ करते थे वो उन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता था। मैंने बोला भी था कि प्रायः 2 भागों में बांटा जाता था। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा 2 ही भागों में नहीं बंटते थे। पश्चिमी भाग को हम क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे, और पूर्वी भाग को क्या कहते थे, निचला शहर, ठीक है, निचला शहर कहा जाता था, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो दुर्ग है और निचला शहर है, यहाँ इसमें मतलब इसको किले की दीवार से घेरा जाता था और इसको सामान्यतः नहीं घेरा जाता था, ठीक है। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि ये 3 नगरों में यहाँ एक और नगर बसाया गया था जिसका नाम था जिसे बोला जाता था मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग, है ना। ये 3 तरह के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं धौलावीरा से। तो जो धौलावीरा था वो उसके जो नगर है वो मुख्यतः 3 भागों में बटा था, दुर्ग में, मध्य भाग में और निचले शहर में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसके साथ आप एक फैक्ट और याद रखेंगे। एक ऐसा भी नगर मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि बिना दुर्ग के एक नगर था जिसका नाम क्या था, आपको याद होगा, चन्नू दड़ो। क्या नाम था, चन्नू दड़ो, ठीक है। जिसमें क्या नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, दुर्ग नहीं मिला है, क्या मिला है, सिर्फ निचला शहर मिला है। तो आप ये याद रखेंगे। ये थोड़े से अपवाद हैं और अपवाद हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो जो ये हो गया चन्नू दड़ो। एकमात्र एक और शहर था जिसका निचला शहर जो है वो किले से घिरा था। मैंने आपसे बताया था कि निचला शहर सामान्यतः किले से घिरा नहीं होता था, लेकिन एकमात्र शहर जिसका निचला क्षेत्र भी किससे घिरा है, किले से, उसका नाम क्या है, कालीबंगा। क्या नाम है, कालीबंगा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि किस स्थल के उत्खनन से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए मैंने पिछली ही वीडियो में आपको बताया था कि जो धौलावीरा है यहाँ से क्या क्या मिले हैं, एक स्टेडियम मिला है, दूसरा क्या मिला है, यहाँ से जलकुंड मिले हैं, क्या मिले हैं, जलकुंड मिले हैं। और सबसे अच्छी उन्नत जल प्रबंधन की बात करें तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यहीं से मिली है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका था। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली सबसे अच्छी किस शहर की थी, तो ये धौलावीरा की थी। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, धौलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है जब सनौली का उत्खनन हुआ। तो देखिए इसके बारे में भी मैं पिछली वीडियो में काफ़ी बात कर चुका हूँ कि जो सनौली है, तो आप ये याद रखेंगे कि एक तो ये हड़प्पा स्थल है, ठीक है, हड़प्पा स्थल है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ ये स्थित कहाँ पर था, तो ये बागपत जिला है उत्तर प्रदेश का,
बागपत जिला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बागपत जिला उत्तर प्रदेश में ये स्थित था। साथ ही आप एक और फैक्ट बताया था मैंने आपको कि यहाँ से 125 मानव कब्र मिली हैं, मानव कब्र मिली हैं। तो ये जो है यहाँ से मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? ए, मानव समाधान। देखिए, अब तक के जो प्रश्न थे उनमें मैंने जितने भी फैक्ट आपको बताए थे तो वो बाकी के एग्जामों में आए थे, विशेष करके एसएससी में। ठीक है, या मेरी नज़र में जो प्रश्न बन सकते थे वो बताए थे। लेकिन जो आज के प्रश्न हैं ये सभी के सभी प्रश्न यूपी पीसीएस प्री या फिर एमपी पीएससी प्री या फिर अन्य एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। इनमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अलग से या अपनी मर्जी से रखा गया है। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए ही हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी मैंने बताए थे उन फैक्टों में से ही फंस रहे हैं, इसलिए जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उसे आप या तो नोट कर लीजिए या फिर आप याद रख सकें तो याद रख लीजिए या फिर आप वीडियो को बार बार देख लीजिए। ठीक है, जिससे आपके कभी भी इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितना मैंने बताया है, जितने मैंने प्रश्न कराए हैं, उन प्रश्नों से, उन फैक्टों से आपका हड़प्पा सभ्यता से यदि पूछा जाएगा तो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सबसे पहले ये जो है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। हड़प्पावासियों ने इसे शुरू किया था। हड़प्पावासी किस किस में प्रथम थे? कपास की खेती में प्रथम थे, मूर्ति पूजा में प्रथम थे, लिंग पूजा में प्रथम थे। ठीक है, चांदी का उपयोग करने में प्रथम थे। तो ये सभी प्रश्न आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। तो हड़प्पावासियों ने इसको शुरू किया था। और हड़प्पावासी कहाँ से मतलब संबंध रखते हैं? तो भारत। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इनका मतलब क्षेत्र था। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे। इसको मैंने अभी तक कराया नहीं है, हालांकि फैक्ट में जरूर बता दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? लोहा। ठीक है, ना तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु नहीं मिली है या फिर तलवार से परिचित थे या नहीं थे। तो ये सभी प्रश्न जो हैं ये लोहा से ही संबंध रखते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि लोहा हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? लोहा है। अब मैं ये आज का अंतिम प्रश्न था और हड़प्पा सभ्यता का भी अंतिम प्रश्न है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि मैंने अभी तक 10-10 प्रश्नों की 40 प्रश्न बनाए हैं, यानी कि 4 वीडियो आपको दी हैं। 4 वीडियो में मैंने वो सभी फैक्ट कवर करने की कोशिश की है। प्रश्न तो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उनके फैक्ट हैं, और फैक्टों से मैंने जहाँ तक प्रश्नों की मतलब देखा है, जहाँ तक प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, वो मैं जितना समझ सकता हूँ या मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उन प्रश्नों को फैक्टों के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है। तो आप 40 प्रश्नों को याद करेंगे, उनके साथ जितने भी फैक्ट दिए गए हैं उन्हें आप याद रखेंगे। साथ ही इन्हें कहीं ना कहीं या तो आप नोट कर लें, तो बार बार पढ़ें, या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लें, जिससे आपको ये दिमाग में सेट हो जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता से आपका प्रश्न अगर एग्जाम में बनता है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इनमें से या तो प्रश्नों में से या फिर फैक्टों में से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैंने देखा है कि लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लेकिन अपना सजेशन भी हमें ज़रूर दें, तो कमेंट भी करें। उससे ज़्यादा ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे। अभी हम हिस्ट्री की एक सीरीज एक दिन एक छोड़ के चला रहे हैं। जो दिन छोड़ रहे हैं उसमें हम सोच रहे हैं कि भूगोल की सीरीज स्टार्ट कर दें। तो आप इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे, जितना ज़्यादा सहयोग देंगे, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।